हम ये जानते हैं कि नाकामी कामयाबी का पहला जीना है। बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो नाकामी का शिकार हुए, पर उनमें से कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी थे जो हमें ऐसा डेटा दे गए, जो हमें ऐसे रिजल्ट्स दे गए जिनकी समझ हमें बहुत अरसे बाद आई। और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिसको हम समझ रहे थे कि ये नाकाम एक्सपेरिमेंट है, पर उन्होंने इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें दी जिससे दुनिया बदल गई। एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को आज हम स्टडी करेंगे जिसे माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, और जिससे ये साबित हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। 1880 की दिहाई में हम ये जानते थे कि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मीडियम की ज़रूरत है। इसकी वजह एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने वैक्यूम चैम्बर में एक घड़ी रख दी, क्योंकि उसमें वैक्यूम था और जब घड़ी का अलार्म बजा तो वैक्यूम चैम्बर से बाहर हमें आवाज़ सुनाई नहीं दी, और जब उसको प्रेशराइज किया गया, दोबारा उसमें हवा भरी गई, तो घड़ी की आवाज़ बाहर आना शुरू हो गई। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, इसलिए लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि साउंड वेव को मीडियम की ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह। और इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिस तरह के लाइट वेव होती है, उसको भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। अब लाइट वेव जो होती है वो हमारे पास सूरज से ज़मीन तक स्पेस के ज़रिए आती है। स्पेस में वैक्यूम होता है, तो इसका मतलब जिस मीडियम से लाइट वेव गुजरती है वो वैक्यूम में भी मौजूद होता है। वैक्यूम में वो मीडियम मौजूद होता है, और वो मीडियम है क्या? उसको हमने नाम दिया ईथर का। ईथर एक ऐसा मीडियम है जो होगा जहाँ पर वहाँ से लाइट गुजरेगी, और अगर ये मीडियम नहीं होगा तो लाइट नहीं गुजर पाएगी। इस एक्सपेरिमेंट से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, और वो ये कि ज़मीन की जो स्पीड है सूरज के गिर्द चक्कर लगाने की, वो है 30 किलोमीटर पर सेकंड। इस रफ्तार से ज़मीन जो है वो सूरज का चक्कर लगा रही है। और जो मीडियम की हमने बात की, जिसे हम ईथर कहते हैं, वो हर जगह पर मौजूद है। तो अगर ज़मीन उसमें से गुजर रही है तो वो मीडियम भी मूव कर रहा है। अब वो मीडियम भी मूव कर रहा है और ज़मीन भी मूव कर रही है, दोनों रिलेटिव मोशन में हैं। तो माइकलसन और मोरले दो साइंटिस्ट थे, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया कि हम किस तरीके से ईथर की स्पीड निकाल सकते हैं, कि वो कितनी तेज़ी से मूव करता है। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने जो असम्पशन ली वो ये थी कि ईथर जो है वो स्टेशनरी है और ज़मीन मूव कर रही है। ज़मीन ऊपर को मूव कर रही है और ईथर जो है वो स्टेशनरी है। तो जब रोशनी जो है उसकी रफ्तार को हम मेजर करेंगे 90 के एंगल पर, ज़मीन की मूवमेंट के 90 के एंगल पर, तो वो मुख्तलिफ होगी जब हम रोशनी को मेजर करेंगे ज़मीन की मूवमेंट के साथ। तो अगर टॉर्च ऊपर की तरफ होगी और ज़मीन भी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो उस वक्त रोशनी की रफ्तार मुख्तलिफ होगी, और जितना फ़र्क हमें रोशनी की रफ्तार में मिलेगा उससे हम ईथर की स्पीड की कैलकुलेशन कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया और उसके लिए ऑपरेटर्स रखा। उसमें उन्होंने 3 मिरर्स रखे। बीच में जो एंगल पे मिरर है ये पार्शियल मिरर है, और ये एंगल पे रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। जो दोनों साइड पे मिरर्स हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। लाइट के लिए हमने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ली, यानी एक फ्रीक्वेंसी और एक वेवलेंथ की। उसको आसान बनाने के लिए हमने एक स्ट्रेट लाइन शो की है। एक्चुअली लाइट जो है वो साइनसॉइडल वेव होती है इस तरह, पर हमने आसान करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन शो की है। स्ट्रेट लाइन जो है वो इस मिरर पर पड़ी और उसने कुछ रिफ्लेक्ट कर दी ऊपर की तरफ, और कुछ जो है वो आगे चली गई। एक चीज़ याद रखनी है, और वो ये है कि जो ज़मीन की मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, इस मिरर की तरफ। तो ज़मीन जो है वो भी मूव कर रही है, और उसकी मूवमेंट को भी हमने अकाउंट में लेना है अपने इस एक्सपेरिमेंट के। तो जब रोशनी जो है वो इन दोनों मिरर्स की तरफ जाएगी तो उसकी रफ्तार में फ़र्क आएगा, क्योंकि ज़मीन की मूवमेंट इस तरफ है, तो जो रोशनी की रे इस तरफ जाएगी उसकी, और जो रोशनी की रे ऊपर की तरफ जाएगी उसकी रफ्तार में फ़र्क आएगा। तो क्या होगा कि वो दोनों जो रिफ्लेक्ट होंगी, तो एक जो रोशनी की रे होगी वो पहले पहुंच जाएगी इस स्क्रीन पर। ये एक नीचे स्क्रीन लगी हुई है, इसको हम स्पेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं। यहाँ पर रोशनी की इंटरफेरेंस होगी और हमें मुख्तलिफ पैटर्न्स नज़र आएंगे। तो अब क्योंकि रोशनी की रफ्तार में फ़र्क आया, तो एक जो रोशनी की किरण होगी वो पहले पहुंच जाएगी और एक जो है वो थोड़ी देर बाद पहुंचेगी। और उससे हमें क्या रिज़ल्ट मिलेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है इंटरफेरेंस। हमें पता है कि रोशनी की 2 किरणें जब एक जगह पहुंचती हैं तो वो इंटरफेयर करती हैं। वो इंटरफेरेंस 2 किस्म की हो सकती है, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव। अगर हम ये 2 रोशनी की किरणें लें तो आप देखें कि ये इन फेज़ हैं,
यानी इनकी जो पीक्स हैं वो आपस में मैच कर रही हैं, और इनकी जो लोअर पीक्स हैं यानी जो वैलीज़ हैं, घाटियाँ हैं, वो भी आपस में मैच कर रही हैं, और इनकी जो अपर पीक्स हैं यानी पहाड़ियाँ हैं वो भी मैच कर रही हैं। तो जब ये इकट्ठी होंगी, इंटरफेयर करेंगी, तो ये एक बड़ी पीक बना देंगी, रोशनी की इस तरीके की पीक बनाएगी। और अगर हम स्क्रीन पे देखें तो हमें इस किस्म के पैटर्न्स मिलेंगे रोशनी के। इसमें जो रोशनी वाले पैटर्न है, वाइट कलर के पैटर्न है, वो इनकी पॉजिटिव पीक्स हैं, और जो डार्क पैटर्न्स हैं वो इनकी नेगेटिव पीक्स हैं। पर अगर ये दोनों रेज जो हैं वो इंटरफेयर करें इस तरीके से कि एक की पॉजिटिव पीक दूसरे की नेगेटिव पीक पर आए, और दूसरे की नेगेटिव पीक जो है वो पहले की पॉजिटिव पीक पर आए, तो हम इसको कहते हैं ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये एक दूसरे का कैंसिल कर रही है इफेक्ट। तो उससे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और स्क्रीन पे हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। इस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक दूसरे को ऐड करती हैं। तो आपको हैरानी होगी कि जितनी मरतबा भी ये एक्सपेरिमेंट किया, तो जब हमने यहाँ पर मेजर किया कि यहाँ पर हमारे पास क्या पैटर्न आता है, तो हर मरतबा यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न आया। हमने हर एंगल पर इसको चेक किया, इसको हर सीज़न में किया, दुनिया की मुख्तलिफ लोकेशंस में किया, पर हर मरतबा हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न आया, जिसने ये साबित किया कि दोनों रोशनी की रेज जो हैं, किरणें, वो एक वक्त में पहुंच रही हैं। और हम ये समझते थे, साइंटिस्ट ये समझते थे कि ये एक वक्त में नहीं पहुंचेंगे, इनमें फ़र्क आएगा, क्योंकि एक ईथर के साथ चल रही है और एक ईथर के राइट एंगल पर चल रही है। मैं आपको यही एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक वेबसाइट का सहारा लूँगा, और हम उस वेबसाइट पर जाकर यही एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये वेबसाइट है www.kcvs.ca, और इसमें अगर आप देखें तो आपको ये एक्सपेरिमेंट जो है वो नज़र आ रहा है। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास सोर्स है, ये हमारे पास पार्शियल मिरर है, ये हमारे पास दोनों मिरर्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास इंटरफेरेंस का पैटर्न मेजर करने की एक स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, हम लाइट को ऑन कर देते हैं। तो जब आपने लाइट को ऑन किया तो साइंटिस्ट जो समझ रहे थे वो ये समझ रहे थे कि एक किरण जो है, ये दोनों किरणें हैं, रेज हैं, ब्लू और रेड, उनमें फ़र्क आएगा, और एक जो है रे जो है वो पहले पहुंच जाएगी और एक रे थोड़ी सी देर में पहुंचेगी, और हमारे पास इस किस्म का पैटर्न आएगा। अगर ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएं तो फिर यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा, और अगर ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, एक क्लियर पैटर्न हमें नज़र आएगा। पर जो एक्चुअल रिजल्ट है वो पता कैसे थे, वो ऐसे थे। अब आप देखें बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर जो हैं दोनों रेज जो हैं वो मैच कर गए, और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो इन दोनों को कंबाइन करने से क्या साबित हुआ, साबित ये हुआ कि जितनी तेज़ी से रे इस तरफ को गई और वापस इधर आई, उतनी ही तेज़ी से रे इस तरफ गई और इस तरफ आई, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ से 0 से लेकर 180 तक एंगल को चेंज करते हैं, तो आप देखें कि ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं। ये जो शिफ्ट आ रही है ये एक्सपेक्टेड है कि दोनों रेज जो हैं उनमें शिफ्ट आएगी, उनमें फ़र्क आएगा, एक पहले पहुँचेगी और एक बाद में पहुँचेगी। तो मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, अब देखें ये एंगल चेंज हो रहा है, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हैं अब उनमें कमी आती जा रही है, और अब ये लग रहा है कि दोनों जो रेज हैं वो एक ही वक्त पर पहुँचेंगी। और उसके बाद फिर हम इसको आगे एंगल को और बढ़ाते हैं, तो अब आप देखें फिर रेज जो हैं वो डिफरेंट एंगल पर पहुँचेंगी, और आपको नीचे भी नज़र आ रहा है कि जो फ्रिंजेस हैं वो भी शिफ्ट होती जा रही हैं। इसी तरीके से फिर रेज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पास होंगी। अब इनमें फ़र्क जो है, इन दोनों रेज में यहाँ पर पहुँचने का फ़र्क जो है वो कम होता जाएगा, और ये फिर हमें एक रे की शक्ल में एक वक्त में पहुँचती हुई नज़र आएंगी, और उसके बाद ये फिर बढ़ जाएगा। तो दो ऐसे पॉइंट थे जिस पर ये एक वक्त में पहुँच रही थी, दो ऐसे एंगल थे एक्चुअली, और बाकी तमाम एंगल्स में इनमें फ़र्क था। ये हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था जो माइकलसन एंड मोरले एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर जो एक्चुअल रिजल्ट है उसमें अगर आप देखें तो इस वक्त दोनों रेज जो हैं वो एक ही वक्त में पहुंच रही हैं। अब मैंने इसको और बढ़ाया, एंगल बढ़ाया, पर आप देखें कि दोनों रेज जो हैं वो ऑलमोस्ट एक ही वक्त पर हर एंगल पे हमारे पास पहुंच रही हैं। इंटरफेरेंस जो उनकी हो रही है वो एक ही जैसी हो रही है, और यहाँ से हमें नज़र आता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है। उसकी वजह ये है कि दोनों रेज जो हैं वो किसी भी एंगल पे रखा जाए, किसी भी लोकेशन पर दुनिया के रखा जाए, किसी भी सीज़न में रखा जाए, वो एक ही वक्त में स्पेक्ट्रोमीटर के पास पहुंच रही हैं। तो माइकलसन एंड मोरले ने इस पर यह डिड्यूस किया कि एक्चुअली दुनिया में, यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जिसका नाम ईथर है, क्योंकि अगर ईथर एग्जिस्ट करता तो इन दोनों रेस के इंटरफेरेंस पैटर्न में फ़र्क आता, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती, क्योंकि एक पहले पहुंचती और एक बाद में पहुंचती।
पर क्योंकि ऐसा कोई मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है, इस वजह से स्पीड जो है लाइट की वो सेम रही दोनों तरफ। इस चीज़ को बाद में आइंस्टाइन ने आके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में शामिल किया और आइंस्टाइन ने ये कहा कि आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, स्पीड ऑफ लाइट उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट होती है। यानी ज़मीन जो है वो भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो उसमें कांस्टेंट होगी और उसकी स्पीड जो है वो बिल्कुल वही रहेगी, चाहे वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितनी ही तेज़ी से क्यों ना मूव कर रहा हो। तो आपने देखा कि एक एक्सपेरिमेंट जो कि कंप्लीट फेलियर साबित हुआ कि हम मेजर करने जा रहे थे ईथर की स्पीड और हम ये फाइनल कर बैठे कि ईथर एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, पर उसने हमें स्पीड ऑफ लाइट के कांस्टेंट होने की नवीद सुनाई, उसने खुशखबरी सुनाई। और उसके बाद हमें उससे ये भी पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट होती है।